नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज हम दो प्रैक्टिकल देखेंगे। पहला रहेगा जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल पीएच और दूसरा रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हमारा रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल पीएच ऑफ सॉइल सैंपल। अगर कोई आपको गिवन सॉइल सैंपल दिया जाता है तो उसका हम पीएच कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअली निकालने से प्रिंसिपल से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएच होता क्या है। पीएच किस लिए निकाला जाता है। कहीं पे भी जो आपका जैसे सॉल्यूशन है, सॉइल सॉल्यूशन है, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाइंड आउट करने के लिए और पीएच रेंज बताने के लिए। पीएच रेंज क्या होती है, जो कि होती है आपकी 0 से लेके 14 तक, है ना। और पीएच होता क्या है, ये होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पीएच को फाइंड आउट करते हैं और पीएच का फुल फॉर्म होता है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो जो पीएच आपका 7 रहता है, 7 रहता है, वो क्या रहता है, न्यूट्रल पीएच होता है ना। और या हिंदी में उसे बोलेंगे हम उदासीन। और जबकि अगर 7 से जब नीचे जाता है पीएच की रेंज नीचे होती है तो क्या होता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और उस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडिक या फिर अम्लीय। जबकि अगर पीएच आपका 7 से ऊपर है तो उसे हम कहते हैं क्षारीय। और क्षारीय में भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका सलाइन, जिसकी पीएच रहती है 8.5 तक, 7 से लेके 8.5। अब जो 7 से 8.5 है या 6.5 से बोल दें तो उसको हम कहेंगे सलाइन या फिर लवणी। जबकि 8.5 पीएच से ऊपर जब रहता है तब उसे हम कहते हैं क्षारीय, ठीक है, या फिर अल्कलाइन। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, द पीएच इज यूजली मेजर्ड बाय पीएच मीटर इन विच द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इंडिकेट इलेक्ट्रोड ग्लास इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड पोटेंशियोमेट्रिकली against columnar saturated reference electrode which also serve as the salt bridge. Nowadays most of the pH meters have a single combined electrode. Before measuring the pH of soil, the instrument has to be calibrated with standard buffer solution of non-pH. Since the pH is also affected by the temperature, hence the pH meter should be adjusted to temperature of the solution by temperature correction knob. मतलब क्या है इसका प्रिंसिपल सीधा सा क्या है कि जो हम पीएच है उसको हम किससे मेजर करते हैं, पीएच को नापने के लिए हम पीएच मीटर का उपयोग करते हैं, है ना। जिसमें हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम डिप करते हैं सॉल्यूशन में, और वो क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन्स जो भी अगर उससे उस इलेक्ट्रोड से टच होते हैं तो वो एम्पलीफाई कर कर आपकी डिजिटल जो आपका पीएच मीटर रहेगा वहाँ पर रीडिंग्स देता है ना। तो ये पूरी एक रीडिंग्स देगा। अब उसमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द पीएच होता है, पीएच मीटर होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगल कंबाइंड होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, रेफरेंस और आपका ग्लास इलेक्ट्रोड। जबकि आजकल क्या होने लगा है कि पीएच मीटर एडवांस आने लगे हैं तो वहाँ पर आपका सिंगल में ही एक ही इलेक्ट्रोड में ग्लास इलेक्ट्रोड जो रहता है उसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर नॉब दी जाती है। टेम्परेचर नॉब क्या करती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रूम के टेम्परेचर को फिक्स कर सकते हैं ताकि वो फ्लक्चुएट ना हो। अलग अलग कंडीशन में अगर हम पीएच निकाल रहे हैं तो हम रूम टेम्परेचर पर सेट करके एक्यूरेट पीएच को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन। अब क्या करना पड़ता है आपको, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। क्यों स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन हम उपयोग करते हैं, तो स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन हमको करना पड़ता है कैलिब्रेट करने के लिए। अब कैलिब्रेट करने के लिए मतलब क्या है कि पीएच जो आपका पीएच मीटर है उसको ये जानकारी देने के लिए, अगर कोई गिवन रेंज ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगी तो उसके लिए
कितना, जैसे कि नॉन पीएच, हम नॉन पीएच 3 नॉन पीएच यूज़ करते हैं, 4, 7 और 9.2। ठीक है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसके लिए आपके पास पिल्स आती हैं, गोलियां आती हैं, या फिर कैप्सूल्स आते हैं, है ना। उनको क्या करते हैं कि हम 100 ml वाटर में 100 ml डिस्टिल वाटर लेंगे वॉश बॉटल की मदद से, और उसमें उसको डिज़ोल्व कर देंगे। जब 100 ml में कम्प्लीटली वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो वो फ्रेश बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। वो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, जब हम पीएच मेज़र करने से पहले सबसे पहले हम उसको डिप करेंगे एक बार 4 pH में, फिर उसको कैलिब्रेट कर देंगे, देन 7 pH में डिप करेंगे, देन कैलिब्रेट कर देंगे। उसके बाद फिर हम 9.2 वाले pH में जो आपका रहेगा सॉल्यूशन उसमें डिप करेंगे और उसे कैलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम बफ़र बना रहे हैं वो बफ़र ज़्यादा दिन पुराना नहीं होना चाहिए। हम नया बनाएं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक हम उसका उपयोग करें, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना। अगर आपके केस में आपके पास पीएच टैबलेट्स या स्टैंडर्ड बफर टैबलेट नहीं होती हैं, तब हम क्या करेंगे कि 0.05 मोलर पोटेशियम हाइड्रोजन फेटलेट सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड विच गिव्स द पीएच ऑफ 4। तो हमें क्या करना, 0.05 मोलर पोटेशियम हाइड्रोजन फेटलेट्स लेंगे, तो उससे क्या हमारा पीएच 4 का बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको 10.21 ग्राम, जो आपका 10.21 ग्राम एनालिटिकल रिएजेंट ग्रेड पोटेशियम हाइड्रोजन फेलेट्स लेंगे, है ना, और उसको हम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। तो उससे हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो 4 पीएच का, एक्यूरेट 4 पीएच का सॉल्यूशन बनेगा। फिर उसमें हम क्या करते हैं, ऐड 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म और अ क्रिस्टल ऑफ थिमोल पर लीटर एज अ प्रिजर्वेटिव। तो हम उसमें या तो क्रिस्टल थिमोल का यूज़ कर लेंगे या फिर क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हम एपरेटस क्या यूज़ करते हैं, तो हम एपरेटस जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर यूज़ करते हैं विद ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, पीएच को हम मेजर करेंगे तो उसके लिए हमें ये मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा जो थोड़े से आपके इक्विपमेंट्स और होते हैं, तो हम और कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। पहला इक्विपमेंट हमारा रहता है बीकर होना चाहिए हमारे पास, जिसमें क्या करें हम मिट्टी और पानी को डिज़ोल्व कर सकें। अब पानी को मेज़र करने के लिए, वाटर को मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए इक्विपमेंट, मेजरिंग सिलेंडर के अलावा वॉश बॉटल होनी चाहिए जिसमें डिस्टिल्ड वाटर हो आपका, जिससे कि आप प्रॉपर से उसको क्या कर सकें, प्रॉपर अमाउंट में पानी को, डिस्टिल्ड वाटर को हम उसमें सिलेंडर में मैप कर सकें। ठीक है, मेज़र कर सकें। और आपके पास क्या होना चाहिए, बीकर होना चाहिए जिसमें हम दोनों को डिज़ोल्व कर सकें। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्टेयरिंग रोड होनी चाहिए जिससे कि हम उस सॉल्यूशन को जब बनाएं तो उसको ढंग से स्टेयर कर सकें और स्टेयर करके उसको रख सकें। ठीक है, और एक और चीज़ आपको होना चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी, अगर जब आप सॉलिड मिट्टी को वेट करना पड़ेगा तो मिट्टी को वेट करने के लिए हमारे पास वेइंग मशीन होना चाहिए। देन इसका प्रोसीजर है, तो जब हम सिर्फ सिंगल उसके लिए बताते हैं कि सॉइल सॉल्यूशन से हम जब पीएच मेजर करते हैं तो उसमें हमें क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा कि जो सॉइल होगा, सॉइल टू वाटर रेशियो ऑफ 1:2 pH। टेक 20 ग्राम ऑफ सॉइल इन 100 ml बीकर and 840 ml of distilled water to it. The suspension is stirred at the regular interval for 30 minutes and determine the pH by immersing electrode in suspension. For soil containing high salt, the pH should be determined by using 0.01 molar calcium chloride solution. Dissolve 0.110 gram of calcium chloride in water and dilute टू द 1 लीटर। मतलब क्या करना है कि आपका देखिए, या तो 1:2 रेशो यूज़ करते हैं या फिर 1:2.5 रेशो यूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप 10 ग्राम मिट्टी लेते हैं तो आपको 10 ग्राम का जस्ट डबल, जैसे हम 20 ग्राम अगर मिट्टी लेते हैं तो या तो 40 ml या फिर
50 ml क्या करेंगे हम डिस्टिल्ड वाटर इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और उन दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद एक 100 ml का बीकर लेंगे जिसके अंदर हम इसको ईज़िली मिला पाएंगे। तो उसको मिलाने के लिए हमारे पास एक रॉड होनी चाहिए जिससे क्या करें हम स्टेयर कर सकें, ठीक है, घोल सकें। तो वो स्टेयरिंग रिंग को हम रेगुलर इंटरवल पे 30 मिनट के लिए, मतलब 30 मिनट तक उसको घोलते रहेंगे और घोलने के बाद उसे रख देंगे। उसके बाद फिर हम आधे घंटे बाद उसे वापस से मिक्स करके फिर से स्टेयर करेंगे, और स्टेयर करने के बाद उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड जो आपका होगा, ग्लास इलेक्ट्रोड होगा, उसको हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। डालने से पहले हमने बफर का कंडीशन हमको प्रॉपर फॉलो कर लेनी है। जैसे ही हम बफर का कंडीशन को पूरा फॉलो कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं उस प्रोसेस को कैलिब्रेशन कर लेंगे। कैलिब्रेशन करने के बाद जब हम उसको डिज़ोल्व, वो जो आपका बीकर में सॉल्यूशन बना हुआ रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, आपके नोब को डाल देंगे। अब जैसे ही आपने नोब डाला तो उससे क्या होगा, और टेम्परेचर को हमको क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे सेट कर देना है। जैसे हम रूम टेम्परेचर पे सेट कर देंगे फिर हम उस पर डालेंगे उस नोब को, उस इलेक्ट्रोड को, उसके अंदर जो आपका बीकर रहेगा। तो वहाँ पर आपके जो डिजिटल पीएच मीटर रहेगा, उस पीएच मीटर पे आपकी रीडिंग लिख कर आ जाएंगी। तो जो रीडिंग आएंगी उनको हम नोट कर लेंगे, है ना। और वही आपका क्या होगा, उस सॉल्यूशन का पीएच होगा। ऐसे 1 सैंपल, 10 सैंपल, 1000 सैंपल, कितने भी सैंपल का हम पीएच निकाल सकते हैं। अब अगर हम अलग अलग प्लॉट्स का या अलग अलग जगह का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सभी के लिए इलेक्ट्रोड को डिप करने से पहले उसे वॉश बॉटल की मदद से, डिस्टिल वाटर की मदद से हम उसे वॉश कर लें, धुल लें उस इलेक्ट्रोड को दूसरे सैंपल में यूज़ करने से पहले। और दूसरा चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम उसको पहले ड्राई कर लें टिश्यू पेपर की मदद से, ताकि वो पूरा ड्राई हो जाए और हमारा जो पीएच है वो एक्यूरेट रीडिंग हमारी आए, ठीक है। अब पीएच की कैटेगरीज आपके लिए अलग अलग यहाँ पे लिख रखी हैं। तो जैसे सॉइल है, एक तरफ पीएच इंटरप्रिटेशन होगा। तो यहाँ पर जो पीएच अगर आपकी रेंज 5 से क्या हो जाएगा, नीचे जा रही है ना, तो वो उसको, उस कंडीशन को हम स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर पीएच 5 दिया है, कहीं कहीं पे 4.5 माना जाता है, ठीक है। 4.5 से नीचे जो रहेगा वहाँ पर हम कोई सी भी क्रॉप नहीं उगा सकते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन 5 में होती है, और 5.1 से लेके 6.5 है, ये 6.5 होगा, यहाँ पे डैश लगा है, ध्यान रखिएगा। तो 6.5 जब तक आएगी इसको हम स्लाइटली एसिडिक कंडीशन कहते हैं। उसके बाद 6.6 से लेके 7.5 तक को हम न्यूट्रल की रेंज में मानते हैं। फिर न्यूट्रल 7.5 से लेके 8 या फिर 7 से लेके हम 8 तक को क्या मानेंगे, माइल्ड एल्कलाइन, या फिर आप इसको सलाइन भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट 8 से ऊपर जाएगा तो उसको हम स्ट्रांगली अल्कलाइन कंडीशन कहेंगे। अब जब ये सारी प्रोसेस आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट आएगा और ऑब्जर्वेशंस आएंगे वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, है ना। और जो रीडिंग रहेगी वही आपके सैंपल की रीडिंग होगी। तो ये आपका हो गया पीएच, ठीक है। अगर आपको पीएच में कुछ ना समझ में आया और कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। देन आपका आता है दूसरा पॉइंट, दूसरा रहेगा आपका, वो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल सैंपल। तो हम डिटर्मिनेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है, अ सिंपल वेट स्टोन ब्रिज सर्किट इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाय नल मेथड। तो हम नल मेथड के द्वारा एक ब्रिज की जो वेट स्टोन ब्रिज बनता है, उस पूरा सर्किट बनता है, उसके थ्रू हम इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो द ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 2 नॉन एंड फिक्स रेजिस्टेंस R1 R2। तो इसमें क्या करते हैं, उस ब्रिज को बनाने के लिए उसमें हम 2 रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, जो कि होता है R1 और R2, है ना। और 1 वेरिएबल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R4 एंड द अननोन R3। मतलब क्या होगा कि आप एक आपका वेरिएबल रेजिस्टेंट होगा, वो वेरिएबल रेजिस्टेंट क्या करेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। जबकि R3 आपका क्या होगा, अननोन। अब R3 में क्या आएगा, हम R3 में ही अपना जो सॉल्यूशन रहेगा उसको हम एज ए R3 मानेंगे, ठीक है। देन द वेरिएबल रेजिस्टेंस R4 इज एडजस्ट अंटिल द मिनिमम और जीरो करंट फ्लो थ्रू द
एसी गैल्वेनोमीटर। तो एसी गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको मिनिमम एडजस्ट कर लेंगे या फिर जीरो कर देंगे, जिस पे करंट फ्लो होना बंद हो जाए, ठीक है। देन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, देखिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन अ सिंपल sample is expressed in the term of electrical conductivity EC and measured by a conductivity meter. So the instrument consists of an AC soluble bridge or electrical resistance bridge and conductivity cells having electrodes coated with platinum black. The instrument is also available as an already calibrated assembly for registering the conductivity of solution in decisimel per meter 8 250 C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है कि मतलब जो आपके घुलनशील सॉल्ट्स हैं, जितने आपके मृदा के अंदर सॉल्ट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। और वही डिज़ोल्व जो आपके सॉल्ट्स रहेंगे, हम उनका उपयोग करके हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर सॉल्ट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसीसाइमन पर मीटर इनवर्स होती है ना। देन फिर रिएजेंट्स क्या यूज़ करेंगे हम, पोटेशियम क्लोराइड एज ए रिएजेंट यूज़ करेंगे। डिज़ोल्व 0.7456 ग्राम ड्राई पोटेशियम क्लोराइड एनालिटिकल रिएजेंट इन डिस्टिल्ड वाटर एंड मेक अप द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड लेंगे, कितना लेंगे, 0.7456 ग्राम। हम इसको वेइंग मशीन से वेट कर लेंगे और उसके बाद अगर 1 लीटर पानी में कम्प्लीटली इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। तो ये इसके लिए रिएजेंट का यूज़ करेगा। दूसरा एपरेटस में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी मीटर विथ ग्लास इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि इसके अलावा हमें सेम जो हमने पीएच में उपयोग किए थे वही इंस्ट्रूमेंटों को हमें फिर से उपयोग करना रहेगा। जैसे कि आपका वेइंग मशीन है, बीकर है, सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर जिसे आप बोलते हैं, और क्या आपका वॉश बॉटल हो आपके पास होना चाहिए, टिश्यू पेपर आपके पास होना चाहिए एंड स्टीयरिंग रिंग होनी चाहिए, स्टीयरिंग रॉड होनी चाहिए। तो ये सभी जैसा इंस्ट्रूमेंट हमने उसमें यूज़ किए थे वही इंस्ट्रूमेंट इसमें भी यूज होंगे। सिर्फ यहाँ पे चेंज किसका आएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक ईसी मीटर होगा यहाँ पे, जबकि वहाँ पर क्या था, आपका पीएच मीटर था। और प्रोसीजर क्या होगी, तो सिमिलर लगभग उसी की जैसी प्रोसीजर होती है कि अगर आप मान लीजिए 100 ml का बीकर लेते हैं, उसमें 20 ग्राम सॉइल डालेंगे। तो 20 ग्राम अगर हम सॉइल ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, 40 ml या फिर 50 ml सॉल्यूशन बनाएंगे हम, जिसमें वाटर मिलाएंगे। मतलब उस मिट्टी में 20 ग्राम मिट्टी में कितना 50 ml हम या 40 ml पानी, और जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होगा उसको डिज़ोल्व कर लेंगे और 30 मिनट तक उसको क्या करते रहेंगे, सेक करेंगे या फिर घोलते रहेंगे। और घोलने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर जो सॉल्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएंगे। वो जो पानी रहेगा उसके अंदर घुल जाएंगे और घुलने के कारण वहाँ पर आपका जो रजिस्टेंस R3 आपका अननोन था, वो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करेगा। तो जब सर्किट कंप्लीट करेगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रोड डालेंगे तो वो क्या होगा कि करंट फ्लो होगा, और जब वो करंट फ्लो होगा तो वो आपको प्रॉपर उसकी पूरी रीडिंग दे देगा, है ना। अब जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड फॉर सैलिनिटी रेटिंग। तो हमने जैसा बताया कि सॉल्ट्स के लिए या लवण के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसकी रेटिंग है, कैसे होता है कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेसीसाइमन पर मीटर इनवर्स ये रेंज गिवन रेंज है, दूसरी तरफ आपका है इफ़ेक्ट्स। तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे जो मीटर होगा उस पर अगर रीडिंग आपकी 1 से कम आती है ना, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे उसको नॉट डिटेलेरियस इफेक्ट ऑन क्रॉप। तो इसका कोई भी जो आप फसल बोएंगे उस फसल पे इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। जबकि अगर 1 से 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल साल्ट सेंसिटिव होगा, कि हल्का फुल्का मतलब जो लवण होंगे उनका इफेक्ट क्रॉप पे हो सकता है। अगर यही आपका रीडिंग 2 से 3 आई है तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल फॉर साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। तो जो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होंगी उनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना।
यहाँ पे मतलब क्या हो सकता है कि टॉलरेटेबल क्रॉप फिर ग्रो कर सकती हैं। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 3 होता है, 3 से ज़्यादा एग्जिट करता है, या 4, स्पेशली तो हम 4 मानते हैं, तो अगर 4 डेसीसाइमन मीटर इन्वर्स से ज़्यादा आपकी रीडिंग आती है ईसी की, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉप के लिए इंजरियस हो जाएगा। और इस तरीके का जहाँ साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपकी क्रॉप है प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इससे क्या होगा, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट कंसनट्रेशन को डिज़ोल्व करना, या तो आप अच्छे पानी से सिंचाई कर दें, अगर सैलाइन कंडीशन होगी अच्छे से पानी से सिंचाई करने से, और प्रॉपर ड्रेनेज कर दें, तो वहाँ से वो सॉल्ट उसमें घुल के पानी से निकल जाएगा और उस ज़मीन को हम दोबारा उपयोग कर पाएंगे। नहीं तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपकी क्रॉप को ग्रो होने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और जो आपकी रीडिंग्स आती हैं, फिर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट में क्या करेंगे कि जो आपकी रीडिंग आई है हम उन रीडिंग्स को यहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसे कि हमने मान लीजिए आगरा एरिया का हमने पीएच निकाला था, तो आगरा एरिया का जो पीएच रेंज आई थी वो कितनी आई थी आपकी, वो रेंज थी आपकी 8.3 के आसपास। और जो वहाँ पर साल्ट कंसनट्रेशन जो था आपका वो आया था 3। ठीक, तो वहाँ पर क्या है कि उस कंडीशन में हम क्रॉप को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये आपके 2 प्रैक्टिकल हैं। इसके बाद अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।